तो अच्छी वर्मा का कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक तो वही है जो एनसीईआरटी में था लगता है कि टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, एक 30 नंबर क्वेश्चन आप देख लो, अच्छा लग रहा है, हम भी फंसते थे इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख लो। कहता है ऑल द सरफेसेस शोन इन फिगर आर फ्रिक्शनलेस, द मास ऑफ द कार इज कैपिटल M, that the block is a small m and the spring has a spring constant K. Initially the car and the block are at rest and the spring is stretched through a length x naught. ये ऐसा कुछ सिचुएशन है भाई। पहले तो गाड़ी बना दो। ठीक है, इसका मास क्या है? ठीक है, यही है सिचुएशन। ये सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, सारा कहीं फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या? इनिशियली स्प्रिंग को x नॉट लेंथ से क्या कर दिया गया है? इलोंगेट कर दिया गया, इलोंगेट कर दिया गया है। car and the block are at it and the spring is stretched through a length x naught when the system is released. Find the amplitude of simple harmonic motion of the block and of the car as seen from the road. और उसके बाद कहता है find the time period of the two. तो क्या कहते हैं? find the amplitude. amplitude पहले कह रहा है, तो amplitude क्या होगा? amplitude के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? तो मान लेते हैं कि ब्लॉक जो m स्मॉल m मास का है उसका एम्पलीट्यूड है xm, और जो बिगर ब्लॉक है कैपिटल M मास का उसका एम्पलीट्यूड है x और कैपिटल M सफिक्स में। ठीक है, तो इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा कब? जब स्प्रिंग क्या हो? नेचुरल लेंथ में हो। तो उस वक्त हम ये तो कह ही सकते हैं कि xm अब प्लस x कैपिटल M बराबर x नॉट। इसको आप इक्वेशन एक ले लो। क्लियर मामला? कुछ नहीं किए भाई, अभी इलोंगेटेड था तो x नॉट था स्प्रिंग का इलोंगेशन। हम मान लिए कि इसका एम्पलीट्यूड है ये, और ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है उसका एम्पलीट्यूड है ये, तो दोनों को जब सम करेंगे तो x नॉट के बराबर तो आना चाहिए ना। बात समझ में? दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ मास अलग अलग है। बात समझ में? ठीक है, अब दूसरा अगर एक रिलेशन और हम किसी तरीका से ले आए तो xm और x कैपिटल अथी ये x कैपिटल M ये दोनों निकल जाएगा। हमारा दूसरा तरीका क्या है भाई? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, या फिर सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगा दो। सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि xm ये जो है ब्लॉक इधर जाएगा और ये बड़ा वाला ब्लॉक है वो इधर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस xm इंटू m अब बराबर अब प्लस x कैपिटल M इंटू m अब बटा m प्लस m आई बराबर क्या? 0। जो कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। कब होता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम के ऊपर 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम का 0 हो, तो सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। तो दूसरा इक्वेशन तो हमारा आ गया, क्या आ गया? xm इंटू स्मॉल m बराबर x कैपिटल M इंटू m। तो एम्पलीट्यूड तो हमारा निकल गया फट से। एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, इस इक्वेशन नहीं लाके एनर्जी वाला आप यहाँ कंसेप्ट लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। वो कैसे लंबा जाएगा? तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? हाफ के x नॉट स्क्वायर बराबर। फाइनली जब ये दोनों कहाँ आया?
कहाँ आया, और रिलैक्स्ड स्टेट में जब स्प्रिंग आया तो इन दोनों का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उस वक्त हम लेंगे हाफ एम भी एम स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम भी एम स्क्वायर, इसको आप 3 ले लो। फिर सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो एम भी एम बराबर कैपिटल एम, ये चौथा इक्वेशन सब यूज कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशन से आप क्या निकालो, एक्सएम और कैपिटल एक्सएम निकालो। तो इसमें डाल दो एक्सएम प्लस एम एक्स एम बटा एम बराबर इतना, तो एक्स एम बराबर क्या आ जाएगा बहुआ, इतना, और एक्स कैपिटल एम बटा एम प्लस। क्लियर है, एम्पलीट्यूड निकल गया। पहला पार्ट तो यही था। दूसरा पार्ट में कह रहा था कि टाइम पीरियड निकालिए, यही ना था। दूसरा पार्ट में कह रहा था फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तो एम्पलीट्यूड निकला, और टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान रहे यहाँ भी स्मॉल एम और भी कैपिटल एम ये मैक्सिमम स्पीड है, और मैक्सिमम स्पीड बराबर होता है ओमेगा 1 इंटू इसका एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, अगर स्मॉल वाला ले रहे हैं तो एक्स इंटू एम, काम तो हमारा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, इन दोनों की मदद से हम भी स्मॉल एम भी कैपिटल एम निकाल लेंगे। निकाल दीजिए आप सीधा सीधा, इसको तो हटाइए दीजिए आप, काहे ले सब रहेगा 3 टप्पर है ना। सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम भी एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम इंटू भी कैपिटल एम का स्क्वायर। तो भी एम स्क्वायर बटा स्मॉल एम प्लस एम स्क्वायर बटा एम, एम स्क्वायर एम एम एक ठो तो कट गया तो बटा एम हो गया ना। तो भी एम स्क्वायर बराबर सीधा एम के एक्स नॉट स्क्वायर बटा एम एम प्लस एम स्क्वायर। तो भी एम जो हमारा आ गया एक्स नॉट और स्क्वायर रूट के अंदर एम के बटा एम इंटू एम। तो इसी प्रकार से जब कैलकुलेट करिएगा तो भी कैपिटल एम आएगा, ये एम के बटा यहाँ एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो आप सीधे, ओमेगा ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा एम डालो छोटका का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एम बराबर जो हमारा आ गया भी एम बट भी एम बटा एक्स एम, भी एम बटा एक्स एम। तो हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर रूट के अंदर एम के बटा एम इंटू एम प्लस एम। ये क्या हो गया हमारा भी एम बटा एक्स एम। एक्स एम कितना आया स्मॉल एम का, एम एक्स नॉट एम प्लस एम, एम एक्स नॉट बटा एम प्लस एम है ना। तो एक्स नॉट से तो एक्स नॉट खत्म हो गया। तो ये हमारा ओमेगा एम जो आ रहा है एम प्लस एम बटा कैपिटल एम कैपिटल एम कहाँ है जी, इंटू एम के बटा एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है ना, अब सबको अंदर घुसा दो तो ओमेगा एम बराबर जो हो जाएगा
बराबर हो जाएगा एम प्लस एम इंटू के, है ना। अब बट्टा एम, सॉरी एम नहीं होगा, बट्टा तो सिर्फ एम बचेगा ना, स्मॉल एम ना। स्मॉल एम इंटू एम हो जाएगा, ये एम स्क्वायर अंदर जाएगा, एक एम कटेगा नीचे, एक एम स्मॉल एम, ये एम एम ऊपर, हाँ यही हो जाएगा एम प्लस एम इंटू के बाई एम। तो यहाँ से 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू हो गया हमारा के इंटू एम प्लस एम बटा, ठीक, टी बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एम कैपिटल एम बटा के इंटू एम प्लस, यही तो होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा सा, यही है सब आंसर की अलग अलग है भैया। 30 नंबर एम एक्स नोट बटा एम प्लस एम, ये एम्पलीट्यूड तो स्मॉल एम एक्स नोट बटा एम प्लस एम, चलिए ये तो करेक्ट है। और दूसरा कहता है 2 पाई एम एम बटा के इंटू एम प्लस, हाँ ये भी करेक्ट है। तो ये देखने में तो सब अलवा लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए हम उठा लिए। फिर इसी के आगे 31 नंबर है, बड़ा अच्छा सवाल है, 31 नंबर भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा करके 31 नंबर भी कर लेते हैं। उसके बाद एसएचएम का आप लोगों को जितना सवाल आता है सबको सोल्व करने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि आप खुद से सोल्व करिए। ए आई और बी आई और सी आई का मदद लिए बिना, ए आई तो कभी मदद लेना भी ना भैया, तो दिमाग को बना देगा क्या, डब्बा। अपना दिमाग हो जाएगा डब्बा और ए आई का मदद लेते रहना। जैसे कि जोड़ घटाव के लिए अगर हम 1 क्लास 2 क्लास के बच्चों को कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट बना दें तो कभी जोड़ घटाव गुना भागा सीखेगा, रिसर्च कैसे होगा भाई। तो ए आई को रिजेक्ट करिए आप लोग, ए आई को क्या करिए बेटा, रिजेक्ट करिए और अपना दिमाग लगाइए, नहीं तो दिमाग रह जाएगा डब्बा। क्या रह जाएगा, डब्बा रह जाएगा दिमाग, बस यही बता रहे। ठीक है, ये हम क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। चलो 31 एचसी वर्मा का 31 नंबर क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है ना। ठीक है, देखो इस सवाल में कहता है ए यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास, हाँ इसके पिछले वाले जो सवाल था उसको और भी फोर्स मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ हम तो डायरेक्टिव बना दिए, बहुत शॉर्ट में बना दिए, फोर्स मेथड भी लगा सकते हो, उसमें एनर्जी मेथड। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर आप स्मॉल एम ब्लॉक का आप एम्पलीट्यूड निकालना है या फिर टाइम पीरियड निकालना है तो इसके एसएचएम को कंसीडर करिए, पूरे सिस्टम को मत कंसीडर करिएगा। क्योंकि बड़ा वाला जो कार्ड था उसका मास अलग था तो उसका एम्पलीट्यूड भी बेटा अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर अलग इक्वेशंस हमको डिराइव करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा। और अगर पूछे कि स्मॉल एम का एम्पलीट्यूड या इसका टाइम पीरियड या उसका टाइम पीरियड तो वो आप कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। टाइम पीरियड तो वैसे दोनों का सेम ही हो जाएगा, हाँ टाइम पीरियड तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कहता है कि ए यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास, प्लेट है एक ठो, समझना इस सवाल, पहले सवाल को समझना। मास कैपिटल एम, इसका मास क्या है, कैपिटल एम, स्टेज हॉरिजॉन्टली एंड सिमेट्रिकली ऑन 2 व्हील्स रोटेटिंग इन and 2 wheels rotating in opposite direction. The separation between the wheel is capital L. व्हील है, यहाँ एक व्हील ले लो आप, हाँ यहाँ एक व्हील ले लो और यहाँ एक व्हील ले लो, है ना। इन दोनों व्हील के बीच का सेपरेशन दे दिया है, कैपिटल L है। The friction coefficient between each wheel
एंड द प्लेट इज म्यू। इसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्लेट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ एंड रिलीज्ड। कहता है कि इसका टाइम पीरियड निकालिए अगर इसको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट क्या कर दिए, हम पुश कर दिए, इसको थोड़ा सा आगे पुश कर दिए तो इसका टाइम पीरियड। सबसे पहले तो ये सोचना है कि अभी मान लेते हैं कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है भाई, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, बात समझ में आ रही। और ये जो है इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि यहां पर जो अभी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है, एक समान है। या मान के चलो ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है या जो भी लग रहा है, मान के चलो जो भी है, तो जितना फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा है उतना फ्रिक्शनल फोर्स यहां लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है बेटा, तो इसके ऊपर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर में अगर हम इस ब्लॉक का FBD खींचे तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस पॉइंट पर बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये दोनों क्या है, अभी बराबर है, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब जब हम इसको अ लिटिल x डिस्टेंस से इधर हम क्या कर दिए, पुश कर दिए और रिलीज किए, तो क्या ये SHM परफॉर्म करेगा? करेगा तो कैसे करेगा? करेगा तो तभी जब ये F और यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों अलग अलग हो जाए। कहने का मतलब हो सकता है कि हम इसको पुश किए और छोड़े तो इधर आना चाहेगा, यानी कि यहां पर का फ्रिक्शनल फोर्स यहां से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वो कैसे चेंज हो जाएगा, इसको जरा सा एनालाइज करते हैं। नहीं समझे तो एनालाइज क्या करेंगे कि SHM परफॉर्म ये कैसे करेगा। जब वो चीज हम एनालाइज कर लेंगे तो हम लोग इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 31 नंबर HC वर्मा का सवाल है। तो समझते हैं भाई ऐसा कैसे होगा। तो समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन पर। तो क्या जब पुश करेंगे तो म्यू तो सेम रहेगा, म्यू तो बदलने वाला नहीं है ना, ये इसके सरफेस के बीच जो म्यू का वैल्यू तो सेम रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन चेंज करेगा क्या, चेंज करना ही चाहिए, नहीं तो फिर SHM परफॉर्म ही नहीं करेगा। डायरेक्टिव सर जी बोल दिए हैं कि टाइम पीरियड अब तुम निकालो, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। और ये भी हम बता दें कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का तब मतलब कि बढ़ जाएगा, यहाँ का घट जाएगा, तभी तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पर के फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, ज्यादा है ना। अभी तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों पर सेम लग रहा है अभी इस सिचुएशन में। जब पुश कर दिए तब क्या सिचुएशन हो गया वो दिखा देते हैं हम। बात समझ में आ रही है, हुआ क्या, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ये आगे शिफ्ट कर गया। ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा जी, ये कहां शिफ्ट कर गया, अब यहां शिफ्ट कर गया। ये मान लेते हैं कि x है डिस्टेंस। क्लियर है मामला। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो गया N1, सॉरी यहां N2, यहां हो गया N1, यहां ही तो हो गया mg। बात समझ में आ रही है। अब N1 N2 mg ये सब निकालना पड़ेगा। तो N1 यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये तो L है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो L ही है, लेकिन इसके अबाउट अब अगर हम इसके इक्विलिब्रियम को सीधा सीधा कंसीडर करो, वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस ब्लॉक का हम ले रहे हैं, चक्का से कंफ्यूज मत करना बेटा। तो N1 प्लस N2 या तो होगा ही होगा। अब अगर इसके अबाउट हम टॉर्क कंसीडर करें तो हो जाएगा इसके अबाउट N1 का टॉर्क तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे mg इनटू
ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली क्या था, L/2 था, L/2 माइनस एक्स लिख दो। नहीं, सिमेट्रिकल सिचुएशन में तो L/2, देखो यहाँ L/2 था, इधर x गया तो x से घटा दिए, तो उतना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किया है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ N2 I इंटू L, बात समझ में आ रही है, N2 इंटू L, इसको इक्वेशन आप 2 ले लो, है ना। और N2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो N2 तो यहां से फटाक से निकल ही गया ना। N2 देखो ना क्या निकल गया, N2 बराबर हमारा आ गया mg इंटू L/2 माइनस एक्स बटा L। और इसी प्रकार से हम लोग N1 भी निकाल सकते हैं, N1 भी निकल जाएगा यहाँ N2 का वैल्यू, या फिर इसी से लगाओ ना, इसके अबाउट अगर इक्विलिब्रियम कंसिडर करोगे तो फिर वो भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसके अबाउट इसका टॉर्क तो हो गया 0, और mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 प्लस एक्स बराबर N1 इंटू L, इसके अबाउट N1 इंटू L, है ना। तो N1 बराबर क्या आ गया हमारा, mg इंटू L/2 प्लस एक्स और बट्टा L, ठीक है। अब देखो जब N1 N2 हम निकाल लिए तो देखो कौन सा बड़ा है तुम्हारा, L/2 प्लस एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ L/2 माइनस एक्स आ रहा है, बाकी तो ये टर्म तो सेम ही है। तो ये N1 क्या हो गया, अभी ये ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जब बढ़ गया तो ये इधर पुश कर देगा, फिर जब ये पुश करेगा तो यहाँ रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं रुकेगा, सर्टेन स्पीड होगा तो इधर आ जाएगा, फिर जब ये घटेगा तो फिर एक्सेशन परफॉर्म करेगा। अब हमको सीधे सीधे क्या करना है, F1 माइनस F2 कर देना है, नेट फोर्स निकल जाएगा MA, है ना। तो F1 माइनस F2 क्या हो जाएगा, तो इसमें खाली म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो F1 निकल जाएगा, तो हो जाएगा म्यू mg बट्टा L/2 प्लस एक्स माइनस म्यू mg बट्टा L/2 माइनस एक्स, अब बराबर माइनस m में हम कर देते हैं, बार बार माइनस करने का जरूरत नहीं, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो म्यू mg बटा L इंटू L/2, म्यू mg बटा L इंटू L/2 प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे म्यू mg x बट्टा L, म्यू mg बट्टा L इंटू एक्स, और फिर यहाँ से आएगा म्यू mg बट्टा L इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू mg बट्टा एक्स बराबर m विथ नेगेटिव से, m से m हो गया खत्म। तो a जो हमारा आ गया माइनस साइन के साथ 2 म्यू g बट्टा L इंटू, तो ये जो हमारा आया यही हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 म्यू जी बट्टा L। तो यहाँ से हमको टाइम पीरियड पूछा गया था ना, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ से ओमेगा बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2 म्यू जी बट्टा L, तो 2 पाई बाई टी, तो t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/2 म्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ही पूछा था ना, ये कुछ और ही पूछा था। इफ इट इज स्लाइडली यूनिफॉर्म लेंथ एंड रिलीज, फाइंड द टाइम पीरियड, हाँ यही तो है। 31 नंबर देख लेते हैं क्या है आंसर दिया, 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर L/2 म्यू जी, हाँ यही है। तो आई होप कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हमको एनालाइज करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, थोड़ा सा एनालाइज में समय लगा दी, थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट अगर सही एनालाइज कर लिए तो सॉल्यूशन आपका सही होगा, बशर्ते आपका फिर थ्योरी फॉर्मूला कंसेप्ट जो है पूरा बाकी चैप्टर का चूंकि कभी कभी यूज हो जाता है, जैसे इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किए हम ना, तो लगता है।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन प्रॉपरली। नेक्स्ट बेटा, अगर आप लोगों को एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, इरोडो किसी बुक से या कोई भी आप अपना कोचिंग वगैरह मटेरियल फॉलो कर रहे हैं और सवाल में फंस गए हैं और जो आपके टीचर लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है ना ये तो ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अगर आप प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं कि सर इसमें कैसे हो गया ऐसे, मतलब फिजिक्स से अगर आप यू लव फिजिक्स तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमको कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो सब यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक ठीक, और उस पर देख सकते हैं, उस पर आप हमको मैसेज कर दीजिए कि सर ये सवाल हमसे हमारे टीचर बताएं लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक का हो, किसी भी मटेरियल का हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग एच.सी. वर्मा का देखते हैं। अगर एक आध सवाल वैसा लगा कि नहीं सब डिस्कस कर देना चाहिए तो हम डिस्कस कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे हम लोग अब मैकेनिकल वेव यानी कि साउंड हम शुरू करने वाले हैं। साउंड को आप लोग शुरू से वीडियो को फॉलो करिए, कोई कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, आराम से तैयारी करिए, देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर एक आध दो सवाल और लगता है कि नहीं ये सभी डिस्कस होना चाहिए तो हम डिस्कस कर देंगे फटाक से, है ना। राइट वेव कहाँ से आ गया, नहीं तो फिर साउंड शुरू करेंगे, है ना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड शुरू करेंगे ही करेंगे, है ना। और जो पढ़ाते हैं ना उसको थोड़ा सा आप लोग, जैसे 19 नंबर, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा, नहीं तो फिर एक लाइन में हम हल्का सा एक्सप्लेन कर देते हैं, मे बी इसमें हम टिक लगाए हैं तो हो सकता है हम तैयारी करते होंगे तो कुछ इसमें ट्रिक रहा होगा। द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू 3 springs A, B and C of equal force constant K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillations. कहता है ना, एक ब्लॉक ना लेकर के पॉइंट ले लेना, एक स्प्रिंग इधर से ऐसे, एक स्प्रिंग इधर से है, एक स्प्रिंग इधर से है, ये 45 डिग्री है ना, हाँ ये 45 है, ये स्प्रिंग सी, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ए बी के के के, ये एम है ना, 19 नंबर है। कहता है इस ब्लॉक को इधर थोड़ा सा पुश किए और रिलीज कर दिए तो ये जो एसएचएम परफॉर्म करेगा उसके बारे में कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, देख लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। तो जरा सा एनालाइज कर लेते हैं सवाल को, क्या कर लेते हैं बेटा, एनालाइज कर लेते हैं। देखो एक ही सवाल सोल्व करो, समझ के प्रॉपर ढंग से पहले सोल्व करो उसको, ताकि थियोरेटिकल जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता चले, दूर होता चले। फिर आप जब सारा कंफ्यूजन दूर है, कंसेप्ट एकदम से क्लियर है, तो फिर फटाफट हम सोल्व करेंगे। लेकिन हम तो आपको डिटेल में ही समझाएंगे किसी भी सवाल को। ठीक है, जैसे देखो इसको जब हम इधर पुश करेंगे तो ये स्प्रिंग थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स इसके ऊपर में निकालेंगे, इस मास के ऊपर, अब बराबर किससे करेंगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन से। उसके बाद फिर वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर जो कांस्टेंट टर्म आएगा। तो जरा सा हम उस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं इसी में कि ये वाला मान लेते हैं कि कंप्रेस हुआ, ये क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा ना। यहां पर हम देखो ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा फिगर, यहां था, अभी ये यहां है, ये स्प्रिंग ऐसे हो गया,
ये स्प्रिंग ऐसे हो गया, ये स्प्रिंग ऐसे हो गया। ये जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, मान लेते हैं कि इसका कंप्रेशन क्या हुआ, x हुआ। क्लियर है ना? इसका कंप्रेशन, इधर जो स्प्रिंग है इसका कंप्रेशन कितना हुआ, x हुआ। इसका इलोंगेशन सिमेट्री से बराबर होगा तो इसका मान लो आप y हुआ, इसका भी y हुआ। समझ में आ रही बात? सॉरी, इसका कंप्रेशन x हुआ, इसका इलोंगेशन y हुआ। हाँ, इलोंगेशन y हुआ। अब देखो इसको होना कैसा चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, यहां पे ऐसे हो गया ऐसे, तो y हमारा कितना होगा, कितना होगा, यही ना होगा y। समझ में आ रही बात? यही हमारा y होगा ना। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग लगभग ये और ये क्या है, बराबर है। यही नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, ये नेचुरल लेंथ है। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा हुआ यही हमारा क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये हमारा क्या है, x है। क्लियर है मामला? और ये फिर हमारा यहां पर ये y है। समझ में आ रहा होगा? ये y, ये x। अब अगर हमसे कहेगा कि नेट फोर्स उधर कितना लग रहा है, तो ये भी क्या लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर, इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, kx प्लस 2ky, सॉरी 2ky नहीं, इसका इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो 2ky और cos 45 लगा दो। ठीक है। अब चूंकि ये y है और ये x है, तो x और y में एक रिलेशन निकालना होगा हमको। तब हम देखते हैं x cos 45 बराबर क्या होगा, बराबर y हो जाएगा। तो x cos 45, हाँ, x cos 45 बराबर y, x sin 45 बराबर ये लेंथ होगा। हाँ ठीक है। तो y की जगह पर हम x cos 45 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा kx प्लस 2ky, सॉरी y के जगह पर x cos 45 इंटू cos 45, y की जगह पर x cos 45। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा kx प्लस 2kx cos 45 cos 45 cos 45 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2kx बराबर एफ नेट बराबर माइनस एम ए। तो a बराबर 2k/m इंटू एक्स। तो ओमेगा हमारा क्या हो गया, देख लो, 2k/m, ये हो गया ओमेगा। तो फिर टाइम पीरियड तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, टाइम पीरियड भी तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। अब इसमें आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर कुछ याद ही है, आप थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको, या फिर इसी में देख लो। कल्पना करो कि ये ब्लॉक यहाँ आ गया, ठीक है, ये तो फिर हटाना पड़ेगा भैया, ये ब्लॉक वाला, ये स्प्रिंग वाला जो है ये हटा दीजिए ऐसे, और ये ऐसे 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 कुछ हो जाएगा, ये भी हटा दीजिए, ये ऐसे 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 कुछ हो जाएगा। होना चाहिए था इसको यहाँ, होना चाहिए था इसको यहाँ, हो गया यहाँ। तो इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, इससे ऐसे डाल देंगे परपेंडिकुलर बेटा। तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होगा, इलोंगेशन यही इतना सा हुआ ना बाई, या इसका ये इतना सा हुआ बाई। ये फोर्स लगाएगा किधर, इधर है, ये फोर्स इधर, तो इसका इधर का कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो एक्स बाई cos 45 बाई cos 45 प्लस के एक्स, कि 2k बाई cos 45 प्लस के एक्स, नेट फोर्स इधर लगेगा कितना, के एक्स प्लस 2k बाई cos 40। अब बाई का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या है, यही ना x है बेटा, x कंप्रेशन यही है ना। तो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, बाई के बराबर हो जाएगा। x cos 45 बराबर बाई नहीं होगा, देखो ना ज्योमेट्री, यही तो यूज किए हम। ठीक है। और बाकी किसी भी प्रॉब्लम में बोल ही दिए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप टनाटन पूछिए, हम सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला इंसान है। ठीक है। बाकी तो देख ही रहे हैं कोचिंग सब का हाल, सब बड़ा बड़ा कोचिंग डूब रहा है। लूटने के पीछे पड़ोगे भैया तो यही ना होगा, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे फिटजी हो,
चाहे एलन हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे आकाश हो, चाहे बाइजूस हो, जो भी है सब अगर लूटने पे जो भी पड़ेगा, लूटने पे जो भी पड़ेगा वो डूबेगा। ठीक है, हम तो कहेंगे कोचिंग को छोड़िए, मारिए बम, इंडिविजुअल ट्यूशन करिए। अपने लोकेलिटी में अच्छा अच्छा जो टीचर है ना, उनसे ट्यूशन पढ़िए, अपने कंसेप्ट को डेवलप करो भाई। ट्रेनिंग मत लेते रहो, सीखो किसी चीज को यार। अब दुनिया बदल रहा है, एआई का जमाना है यार। मेमोरी और ट्रिक फ्रिक तो एआई के पास है, ये है दुनिया भर के, है कि नहीं। खुद से अपना कुछ डेवलप करो, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम साउंड शुरू करेंगे। सब एकदम नहा धो करके, फिट एकदम चकाचक हो करके आना, ठीक है, एकदम नहा धो करके चकाचक एकदम आना, कॉपी कलम ले करके आना है। साउंड हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगा, तो आज क्या है, कल ही, कल नेक्स्ट क्लास है, साउंड का पहला क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।